करने जा रहा हूं कि टूल्स टू बीट द इन्फ्लेशन। मतलब आप जो भी अर्न कर रहे हैं, जो भी पैसे आप कमाए हो, जो भी आपके बुक बैंक अकाउंट्स में जो भी पैसे हैं जो आपने अर्न किया है, चाहे वो किसी भी सोर्स से आप अर्न कर रहे हो। आप अर्न कर सकते हो सैलरी के रूप में, आप अर्न कर सकते हो रेंटल इनकम के रूप में, आप अर्न कर सकते हैं बिजनेस के नेट प्रॉफिट के रूप में जो भी आप बैंक अकाउंट में सेव करेंगे, और आप अर्न कर सकते हैं कैपिटल गेन के रूप में, और अदर इनकम के रूप में भी आप अर्न कर सकते हैं लाइक इंटरेस्ट, कमीशन, डिविडेंड्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट अदर सोर्सेस। सो ऑल द इनकम्स एक्चुअली ये हम लोग 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं: सैलरी, रेंट, बिजनेस प्रॉफिट्स, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेज लाइक कमीशन, ब्रोकरेज, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, ऑल दिस थिंग्स। सो ये जो पैसे आप अर्न कर रहे हैं, इसको आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे ताकि जो इन्फ्लेशन है एक्सपेंसेस का, जिसमें कि आपको इन्वेस्ट स्पेंड करना है मनी इन द फ्यूचर फॉर डिफरेंट पर्पसेस, चाहे वो चाइल्ड एजुकेशन हो, चाहे ट्रैवल प्लान हो, चाहे आपकी अपनी हॉस्पिटल एक्सपेंसेस हो, किसी भी तरह की एक्सपेंसेस, चाहे आपको एक कार लेनी है, चाहे आपको एक घर लेना है, लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, किसी भी तरह की कोई भी फ्यूचर की जो भी एक्सपेंसेस या इन्वेस्टमेंट्स आपको करनी है, वो मीट करने के लिए एक्चुअली वो एक्सपेंसेस पर ईयर इंक्रीज कर रही है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। और आपकी इन्वेस्टमेंट जो भी आपने अर्न किया है, वो उसका अर्निंग जहां पर भी आप इन्वेस्ट करेंगे वो अर्न करना चाहिए, वो इंक्रीज होना चाहिए मोर देन इन्फ्लेशन रेट। तब फिर आप उस पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए आप पैसे जमा कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आपकी मनी जो है वो कम पड़ जाएगी। मैंने इसको कई तरह से बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ आई वांट टू शो दैट कि डिफरेंट एसेट क्लास हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या एवेन्यू है, क्या क्या रास्ता है, जहां पर भी कौन कौन से बकेट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने पैसे जो भी आप अर्न कर रहे हैं 5 डिफरेंट सोर्सेस से, चाहे वो सैलरी हो, रेंट हो, बिजनेस प्रॉफिट्स हो, कैपिटल गेन्स हो, या फिर अदर सोर्सेज लाइक इंटरेस्ट, कमीशन, ब्रोकरेज, वट एवर यू आर अर्निंग। तो ये पैसे आप 4 ब्रैकेट में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, 4 बकेट्स में। आइदर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें, आइदर आप डेट्स में इन्वेस्ट करें, आइदर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जहां पर कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहां एक आपको बताया गया है कि इक्विटी से आपको क्या रिटर्न आएगी, क्या कैगर है। ये कैगर में है, ये डेटा जो है वो कैगर में है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। मतलब कि इक्विटी में आप अभी इन्वेस्ट करेंगे 1 लाख रुपए, हो सकता है ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशन वो 1 लाख वाली 80,000 हो जाए इक्विटी। तो आपको 1 साल में नहीं देखना है, आपको ब्लॉक ऑफ द ईयर में देखना है कि 5 ईयर में वो 1 लाख रुपया क्या हो गया। 1 लाख रुपए क्या हो गए, वो मैं आपको बता रहा हूं कि 1 लाख रुपए अगर 12% के हिसाब से ग्रो करेंगे तो वो 2 लाख रुपए हो जाएंगे 5% पे। देर इज ए रूल ऑफ 72, इज अ रूल ऑफ 72। ओके, तो 72 क्या बोलता है कि अभी अगर आप रूल ऑफ 72 के अनुसार से चलते हैं, 72 में सपोज अगर आपकी इक्विटी जो है वो अर्न कर रही है, वो अर्न कर रही है इक्विटी अगर 12% के हिसाब से, तो रूल ऑफ 72 क्या बोलता है कि 72 को डिवाइड बाई 12 कर दीजिए, तो इट विल टेक 6 years आपकी मनी को डबल होने में। सपोज आपने 1 लाख रुपए लगाए थे और वो 12% के हिसाब से अगर ये ग्रो करता है
तो 6 ईयर्स में ये 2 लाख हो जाएगा अगर ये 12% से ग्रो करता है। सो दिस इज द रूल ऑफ 72। सिमिलरली डेट जो है उसमें आपने लाख रुपए लगाए हैं और वो डेट जो है वो 6% का रिटर्न क्रिएट करता है। तो 72 के रूल के अकॉर्डिंगली 72 को आप 6% से डिवाइड कर दो तो ये 12 आता है। तो ये 12 ईयर्स में 2 लाख कन्वर्ट होता है। समझिए पहले बात को कितना इंपॉर्टेंट है ये, कि कितना बड़ा ड्यूरेशन है। आफ्टर 6 ईयर्स ये मनी डबल हो रही है, इक्विटी में ये मनी 6 ईयर्स में ही डबल हो जा रही है। सिमिलरली रियल एस्टेट में अगर आपका लॉन्ग टर्म कैगर रिटर्न जो है वो 10% का है तो ये 72 डिवाइडेड बाई 10 तो ये 7.2 हो रहा है। तो ये 2 लाख कन्वर्ट होने में इट टेक्स 72 ईयर्स, ये टाइम है। और ये मनी डबल होने 2 टाइम्स होने में टाइम कितना लग रहा है ये शो कर रहा है। सिमिलरली गोल्ड है ये 9% से ग्रो कर रही है। तो 72 डिवाइडेड बाई 9 तो ये आता है 8 ईयर्स। तो ये 1 लाख रुपीज अगर मैं इंडिविजुअल इंडिविजुअल में डालता जाऊं तो ये 2 टाइम्स जो हो रही है उसका ड्यूरेशन जो है आप देखिए कि पहले वाले वाले इक्विटी में ये 6% से 6 ईयर्स में ही डबल हो जा रहा है। डेट के केस में ये 12 ईयर्स में डबल हो रहा है, रियल एस्टेट में 7.2 एंड गोल्ड के केस में ये 8 ईयर्स में डबल हो जा रहा है। अगर हम रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 12%, 6%, 10% और 9% विथ डिफरेंट एसेट क्लास अगर हम कैगर निकालें कि ये हमारा रिटर्न का रेशियो है। अब हम आते हैं तो ये अब आप यहां पे देखो कि ये जो रिटर्न है इक्विटी के ये 12%, 10 ईयर्स के ब्लॉक पीरियड में 13% एंड 20 ईयर्स के ब्लॉक पीरियड में 15% पर ईयर ये जनरेट कर रहा है। ये एक्चुअली पर ईयर है, ये जो अमाउंट है वो पर ईयर है, पर एनम करेक्ट। ये जो रिटर्न है ये पर एनम जनरेट कर रही है। अगर 5 ईयर्स के ब्लॉक पीरियड में हर एसेट क्लास का ये एक रिटर्न है, यू कैन एक्सपेक्ट दीज काइंड ऑफ रिटर्न्स ऑन 10 ईयर्स। इक्विटी पे आप 13% रिटर्न जनरेट करते हो, डेट में 7%, गोल्ड पे 7% एंड रियल एस्टेट में 9%। इवन 20 ईयर्स के ब्लॉक पीरियड में अगर आप इक्विटी को 20 ईयर्स तक के लिए जो भी पैसा है आपने म्यूचुअल फंड खरीद लिया तो आप उसको अगर 20 ईयर्स तक के लिए छोड़ दोगे तो वो 15% रिटर्न जनरेट करेगा। किसी पीपीएफ अकाउंट में छोड़ दिया या एफडी में छोड़ दिया तो 7%, गोल्ड में 9% और रियल एस्टेट में 10% रेट से ये ग्रो करता रहेगा। अभी मैंने 72 का रूल भी आपको बता दिया। 72 के रूल के अनुसार से 2 टाइम्स होने में टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। तो टाइम आप यहां देखो कि आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए 12% से अगर आप डिवाइड करते हैं 72 को तो 72 डिवाइड बाई 12 ये आ रहा है 6 ईयर्स। तो मनी को डबल होने में 6 ईयर्स लग रहा है। यहां है रेट 6.7%, तो 72 डिवाइडेड बाई 6% तो ये आ रहा है 12। तो ये 2 टाइम्स होने में 12 ईयर्स ले रहा है। ओके। गोल्ड के केस में अगर आप 8% लेते हैं तो 72 डिवाइडेड बाई 8 या 9 जो भी ले लें तो ये 9 ईयर्स ले रहा है डबल होने में। और रियल एस्टेट के केस में अगर आप 10% लेते हैं तो 72 डिवाइडेड बाई 10 तो ये 7.2 ईयर्स ले रहा है, करेक्ट। लेकिन अब आते हैं कि एग्जैक्टली exactly ऐसा और इस तरह से होता नहीं है रियल लाइफ में क्या हो रहा है वो मैं आपको बताता हूं कि रियल लाइफ में क्या चल रहा है कि आपने डेट में अगर आपने पैसे डाले हैं तो आपने 100 रुपीज डाला है और 6% से ग्रो करेगा तो नेक्स्ट ईयर 106 से ही होगा। उसके बाद ये 106 इंटू 6% 106% से ग्रो करेगा।
तो 106% से ग्रो करने से ये निकल के आ रही है 112.36। ओके, उसके नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 112.36 को अगर 6% से ग्रो करेंगे तो ये आती है 119। करेक्ट। तो ये 100 जो है, आपको पता है कि ये फिक्स्ड रिटर्न देती है। डेट जो है वो फिक्स्ड रिटर्न देती है एवरी ईयर। एवरी ईयर इट डज नॉट फ्लक्चुएट। इसमें फ्लक्चुएशन बिल्कुल ही नहीं है, वोलेटिलिटी बिल्कुल ही नहीं है इसकी रिटर्न में। जो कमिटमेंट कर दिया बैंक ने वो मिलना ही मिलना है। जो डेट प्रोडक्ट की कमिटमेंट हो गई कि मेरे को इतना मिलना है तो इतना ही मिलेगा। फ्लक्चुएशन, वोलेटिलिटी, ये सारी चीजें इस प्रोडक्ट में नहीं होती है। रिटर्न इज फिक्स्ड। रिटर्न जो है वो फिक्स्ड है। बट अब मैं आता हूं इक्विटी में। इक्विटी में क्या है कि रिटर्न है वो फिक्स नहीं है। रिटर्न इज नॉट फिक्स्ड। तो क्या होगा? आपने यहां अगर लाख रुपए लगाए हैं फर्स्ट ईयर में, ईयर वन में, और ईयर टू में जाएंगे तो ये 80,000 हो सकता है। ईयर थ्री में वो जाकर 95,000 हो जाएगा। और पॉसिबल है ईयर फोर में ये 1,30,000 हो जाए। और ईयर फाइव में ये 1,80,000 हो जाए। सो दिस इज हाउ द इक्विटी बिहेव्स। इक्विटी पहले नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर और ऊपर गई, फिर और ऊपर गई। सो दिस इज हाउ द इक्विटी बिहेव्स। करेक्ट। ये एक स्टाइल में नहीं चलता है कि इक्विटी मेरे को, और ये क्या है, डेट जो है हमेशा धीरे 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 ऊपर ही जाता रहेगा। इसमें नीचे का कोई सीन नहीं है। ऑलवेज इट विल गो अप बिकॉज रिटर्न इज फिक्स्ड। और यहां क्या है, रिटर्न फिक्स नहीं है। तो ये क्या हो रहा है कि ये नीचे भी जा सकता है। आपने डाल दिए लाख रुपए और आपको अगले साल दिखेगा कि अरे ये तो मेरे पास 80 रुपए, 80,000 रुपए आ गए। आपके दिल की धड़कन बढ़ गई। लेकिन आपको क्या करना है इक्विटी में? एक लंबे ड्यूरेशन, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसे डालने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए जब तक आप लॉन्ग टर्म में नहीं डालेंगे, इक्विटी में आपके पैसे नहीं बनने वाले हैं। शॉर्ट टर्म के पैसे जो भी हैं वो आप डेट में ही डालो। आप उसको लॉन्ग टर्म में नहीं डाल सकते हो। शॉर्ट टर्म में डेट में डालिए, और लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा आपको जरूरत अभी नहीं है उसको आप इक्विटी में डालिए। लिक्विडिटी जो है इसमें रहती है दोनों में। इक्विटी इक्विटी के केस में भी लिक्विडिटी बहुत हाई है। लिक्विडिटी इज वेरी हाई। और डेट के केस में भी लिक्विडिटी वेरी हाई। आप जब मर्जी तब आप बेच लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाई। लेकिन डेट के केस में वोलेटिलिटी नहीं है, और इक्विटी के केस में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है। सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी इक्विटी में है। आप अब इसमें आइए, मैं बता रहा हूं कि गोल्ड में। गोल्ड इज अगेन अ सिक्लिकल इन्वेस्टमेंट। गोल्ड के केस में ऐसा हो सकता है कि आपने लाख रुपए डाले और ये लाख रुपए 3 साल तक, ये पता चला कि 1,10,000 रुपया हुआ है। तो बिल्कुल रिटर्न कुछ नहीं है, 3 साल में 10% का रिटर्न है। और सडनली कुछ अनसर्टेनिटी आ गई इकोनॉमी में, रशिया यूक्रेन वार शुरू हो गया। अब लोगों को लग रहा है कि पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है अनसर्टेनिटी की तरफ जा रही है। तो सडनली ये 1,10,000 से जो इन्वेस्टमेंट था वो 1,70,000 हो सकता है। मतलब विद इन 1 ईयर। सो ये इसमें सिक्लिकलिटी का फैक्टर है कि कुछ ऐसे रीजन हो गए जिससे कि
रिटर्न या तो बहुत तेजी से इंक्रीज कर जाएगी या बहुत तेजी से डिक्रीज कर जाएगी। तो गोल्ड इज ए सिक्लिकल, ठीक है। लेकिन अगेन, अगर आप ब्लॉक पीरियड में देखा जाए कि क्या रिटर्न देगी मेरे को, तो 5 इयर्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि गोल्ड मेरे को 8 to 9% पर एनम का रिटर्न देगा। तो जो ब्लॉक पीरियड का कॉन्सेप्ट है ना, कि शॉर्ट टर्म के लिए आप नहीं डाल सकते हो गोल्ड में, शॉर्ट टर्म नो, लॉन्ग टर्म यस। सिमिलरली इक्विटी में आप लॉन्ग टर्म के लिए डाल सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए आपको डेट की तरफ आना पड़ेगा। तो ऑलवेज शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसा है ना, वो डेट में ही रहेगा। अच्छा, गोल्ड में क्या है कि लिक्विडिटी इज वेरी हाई। गोल्ड में लिक्विडिटी जो है, लिक्विडिटी का मतलब क्या है, आपको जब पैसे की जरूरत पड़ी तो आपको पैसे बेच के मिल जाएंगे। आपको फैमिली में इमरजेंसी आ गई, कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई और आप बेचना चाह रहे हो, तो आप बेच लोगे। ऐसा नहीं है कि आप बेच नहीं सकते हो। सिमिलरली अब आते हैं गोल्ड में, कि गोल्ड की क्या क्वालिटी है। रियल एस्टेट में, सॉरी, रियल एस्टेट में, तो रियल एस्टेट के केस में आपका लॉन्ग टर्म जो रिटर्न है उसका परसेंटेज है अराउंड 10% का। और रियल एस्टेट की प्राइसेस भी, वो रियल एस्टेट में सबसे पहले लिक्विडिटी देखिए, तो लिक्विडिटी रियल एस्टेट की बहुत ही लो होती है। आप जब रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टेड हो, एक लैंड प्रॉपर्टी आपकी है और आप उसको सेल करने के लिए जाते हो, तो इमीडिएटली आपको कस्टमर नहीं मिलते हैं, बहुत मुश्किल से कस्टमर मिलते हैं। और जब आप सेल करने के लिए जाओगे ना, तो उस समय आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है रेट पे, क्योंकि आपको तो रिक्वायरमेंट है और सामने वाला, उसकी तो रिक्वायरमेंट है नहीं। तो आप क्या करोगे कि वो समझ जाएगा कि आपको आपको तो अभी इमरजेंसी है, वो रेट आपको वो अपने अनुसार से लगाएगा कि भाई इससे ज्यादा मैं दूंगा नहीं आपको। तो उस समय आपको रेट में कॉम्प्रोमाइज करके सेल करना पड़ता है रियल एस्टेट में, बिकॉज ऑफ लो लिक्विडिटी, लिक्विडिटी लो है। आप सेल करना चाहो तो इमीडिएटली सेल नहीं कर पाते हो। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है उस समय रियल एस्टेट में, कि आपको मॉर्गेज करके किसी थर्ड पार्टी या बैंक को मॉर्गेज करके आपको पैसे मिलते हैं। यू कैन जनरेट मनी, यू कैन गेट द मनी। ओके, तो रियल एस्टेट में भी जो रिटर्न है वो 10% पर एनम के अकॉर्डिंगली आती है। वो भी आप ब्लॉक पीरियड में आप देखेंगे, तब आपको रिटर्न क्लियर होगा। ब्लॉक पीरियड 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, इस तरह से। इसमें भी आप लॉन्ग टर्म मनी आप रियल एस्टेट में डाल सकते हो, शॉर्ट टर्म मनी आप रियल एस्टेट में नहीं, शॉर्ट टर्म मनी डेट में डालते हो। तो अब बेसिकली क्या बात आ गई कि अब एसेट क्लासेस को इस तरह से हम बांट सकते हैं कि एसेट हो गई, ओके, उनकी लिक्विडिटी कैसी है, ओके, उसका रिटर्न कैसा है, उसके बाद और इस ये ड्यूरेशन क्या है, इसका इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन क्या रहेगा। तो आप देखो कि सबसे पहले हम लेते हैं डेट प्रोडक्ट। डेट प्रोडक्ट में लिक्विडिटी क्या है, हाई है, रिटर्न जो है वो 6% का है, और ड्यूरेशन, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। आप इक्विटी को देख लो, इक्विटी में क्या है, लिक्विडिटी हाई है, आप जब मर्जी तब बेच लो। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, आप उसको लिक्विड कर सकते हो, उसको सेल कर सकते हो। लिक्विडिटी मतलब सेल, इमीडिएट, जब चाहो तब सेल हो जाएगी। और रिटर्न क्या है इक्विटी की, 14%। और ये ड्यूरेशन क्या होगी, ऑलवेज लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो इसको। शॉर्ट टर्म में क्या मैंने बताया है
कि ये काफी वोलाटाइल प्रोडक्ट होता है। आ जाते हैं रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट के केस में ये लिक्विडिटी वेरी लो, आप जब चाहोगे तब सेल नहीं होगी। रिटर्न जो है 10% पर एनम के अकॉर्डिंगली ये ग्रो करती है, ठीक है। और ये ऑलवेज लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट नहीं करते हो प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में तो बहुत सारे खर्चे भी हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के टाइम पे आपको 10%, जो वैल्यू है उसका 10% तो रजिस्ट्रेशन फी गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है। तो वैसे ही उसकी प्राइस को बढ़ा देता है वो 10% से। और ये आप इमीडिएट रिटर्न चाहोगे तो फिर आपको तुरंत में सेल करनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो तुरंत सेल करोगे और आपको लॉस हो जाएगा। तो रियल एस्टेट इज ऑलवेज ए लॉन्ग टर्म। एंड नाउ कमिंग टू द गोल्ड। गोल्ड इज लिक्विडिटी वेरी हाई। गोल्ड को क्यों नहीं, कोई भी परचेज कर लेगा। गोल्ड सेल करना आसान है। इसकी भी रिटर्न जो है वो 9% पर एनम के अकॉर्डिंगली है। और ये भी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म ही है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। आप गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करें, क्योंकि इसकी प्राइस जो है वो क्या होती है, ये फिक्स्ड होती है। डेट की, इक्विटी की वोलाटाइल होती है, रियल एस्टेट की वोलाटाइल होती है, और गोल्ड की वोलाटाइल होती है। तो बिकॉज ये वोलेटिलिटी है ना तीनों में, बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी ये ऑलवेज लॉन्ग टर्म ही रहेगा। लॉन्ग टर्म में इसको इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म में नहीं। और चूंकि ये रिटर्न इसकी फिक्स्ड है, तो आप इसको शॉर्ट टर्म में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर बिकॉज आपने लिक्विडिटी गोल्ड की काफी लो है, तो आप क्या करोगे कि आपको, आपकी लिक्विडिटी लो है तो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना तो क्राइम है। शॉर्ट टर्म में तो आपको बिल्कुल ही रिटर्न मिलने वाली नहीं है। तो आपको इस तरह से ये बातें ध्यान रखनी है आपको, कि जो शॉर्ट टर्म का पैसा है वो डेट में जाएगा, लॉन्ग टर्म का पैसा है वो आप इक्विटी में भी डाल सकते हो, रियल एस्टेट में भी डाल सकते हो, गोल्ड में भी डाल सकते हो। करेक्ट, ओके। अभी और एक बात आपको बतानी है कि अब आते हैं, मैंने कल डिस्कस किया था डेट प्रोडक्ट से रिलेटेड, कि डेट में क्या क्या प्रोडक्ट हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स मैंने डिस्कस किया था। ओके, उसमें क्या क्या डिस्कस किया था मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट में? एफडी डिस्कस कर ली थी मैंने, सेविंग अकाउंट डिस्कस कर लिया था मैंने आपको, मैंने पीपीएफ डिस्कस कर लिया था, एनपीएस डिस्कस किया था, सुकन्या। ओके, ये सारे में क्या है कि आप बैंक जाओ और बैंक में केवाईसी होगी आपकी, पैन आधार जमा कर दो और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन करो और पैसे जमा करो और डिपॉजिट द मनी। और जो चीज आपको खरीदनी है वो आप खरीद ले सकते हो, एफडी, सेविंग्स, पीपीएफ, एनपीएस, सुकन्या, ठीक है। सिमिलरली रियल एस्टेट में, जब हमने कल रियल एस्टेट भी काफी डिटेल में डिस्कस किया था, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के पहले आपको क्या करने का है कि सबसे पहले आपको टाइटल चेक करनी पड़ती है, आपका उसका पोजीशन चेक करना पड़ता है, उसका इनकम्बरेंस चेक करना पड़ता है कि मॉर्गेज किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, किसी तरह का कोई प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट तो नहीं है। ओके, इनकम्बरेंस इट मींस मॉर्गेज। जब ये सारी चीजें आप वेरीफाई कर लेते हो या बैंक से वेरीफाई कर लेते हो, तब आप इन्वेस्ट कर सकते हो रियल एस्टेट में। ओके, और रियल एस्टेट में क्या है कि आप इन्वेस्टमेंट जो है वो लैंड में हो सकती है या हाउस में हो सकती है, जिसमें कि लैंड पे बना हुआ हाउस है। ओके, फ्लैट्स जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, बट ये लॉन्ग टर्म में आपको ये बहुत अच्छा रिटर्न नहीं देगा। लैंड और हाउस ही रिटर्न दे सकता है। और फ्लैट जो है वो अगर वो आप सेल्फ यूज के लिए ले रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं पिछले वीडियो में।
आप उसको रेफर कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल में मैंने रियल एस्टेट को डिस्कस किया है। कल मैंने एक पार्ट छोड़ दिया था रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट से आप क्या कर सकते हैं, आपने लैंड खरीद लिया, लैंड को आपने रेंट पे लगा दिया। ओके, लैंड को आपने, लैंड है, शॉप है, हाउस है, ये सारी आपकी इन्वेस्टमेंट है, इसको आपने रेंट पे लगा के आप रेंटल इनकम कमा सकते हैं, करेक्ट। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है रेंटल प्रॉपर्टीज में कि जो टेनांट है उसने रेंट पे ले लिया प्रॉपर्टी, तो वो खाली ना करेगा कि भैया मेरे को ना तो रेंट देना है ना खाली करूंगा मैं। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में केस करना पड़ेगा। और कोर्ट, इंडियन कोर्ट केसेस कितने दिन चलते हैं वो आपको पता है, 30, 40, 50 ईयर्स में जजमेंट आती है। तो आपकी ही प्रॉपर्टी है और कोई तीसरा बंदा लेके बैठ गया है, और बिकॉज की इंडियन टेनांसी एक्ट जो है वो इतनी खराब है, वो खराब नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे, खराब है। इंडियन टेनांसी एक्ट जो है वो टेनांट के फेवर में है, टेनांट के फेवर में। तो अब क्या है कि इंडियन टेनेंसी एक्ट टेनेंट के फेवर में है, तो वो इसका मतलब है कि वो लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में है, जिनकी प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट में है। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो है वो लॉ से बंधा हुआ है। लॉ जो है उसको टेनांसी एक्ट फॉलो करनी है, और टेनांसी एक्ट फॉलो करेगा। और टेनांसी एक्ट किसके फेवर में है, टेनांट के फेवर में। तो वो जजमेंट भी टेनांट के फेवर में ही देगा। तो जो जजमेंट है उसकी, वो टेनेंट के फेवर में ही आएगी। तो आपकी ही प्रॉपर्टी आपने इन्वेस्ट किया, अपनी हार्ड अर्न मनी आपने कमाई, उससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी, और आपने सोचा कि ओके चलो इससे कुछ रेंट कमा लेते हैं। लेकिन रेंट कमाने के चक्कर में आप अपनी प्रॉपर्टी ही गंवा दोगे, प्रॉपर्टी ही गंवा देंगे। ये है रियल एस्टेट की प्रॉब्लम्स। जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं वो इस चीज को देखते नहीं हैं, और जो जानते हैं, जो समझदार हैं, वो क्या करते हैं कि रेंट पे लगाते ही नहीं है प्रॉपर्टी को, रेंट पे लगाते ही नहीं है। वो बस कैपिटल गेन, वो बस प्रॉपर्टी की प्राइस एप्रिसिएशन के लिए प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी की प्राइस एप्रिसिएशन के लिए। उनको रेंट से मतलब नहीं है, वो रेंट पे देते नहीं है। वो प्राइस एप्रिसिएशन जो आएगी प्रॉपर्टी की वही मेरा इनकम है, रेंटल में मेरे को जाना नहीं है। इसीलिए आप देखोगे कि मार्केट में आप दाएं बाएं हाईवे के पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज पड़ी रहती हैं, बहुत सारी शहर के अंदर प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं, लेकिन वो सारी प्रॉपर्टीज क्या हैं, वैकेंट पड़ी हुई हैं। अनलेस एंड अनटिल कि इट इज वेरी स्ट्रक्चर्ड वे में अगर वो प्रॉपर्टी बनी हुई है, लाइक मॉल्स बनाया हुआ है आपने, उस पे आपने एग्रीमेंट किया हुआ है। ओके, आपने एग्रीमेंट किया हुआ है, और वहां पर कंपनी के साथ एग्रीमेंट है, तो वहां पर फिर भी आप रेंट कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप इंडिविजुअली अगर आप जा रहे हैं, इंडिविजुअली अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे डाल रहे हो, तो यू आर रनिंग अ बिग रिस्क। तो एक और आता है कि लोगों ने मतलब जो एडवोकेट्स हैं वो रेंट एग्रीमेंट की जगह पे ना एक क्लाउज निकाला है कि भाई मैं रेंट एग्रीमेंट में नहीं जा रहा हूं प्रॉपर्टी को, मैं उसको राइट टू यूज एग्रीमेंट का स्वरूप उन्होंने बना दिया है कि राइट टू यूज एग्रीमेंट बनेगा।
और मैं इसमें कवर नहीं होता हूं टेनांसी एक्ट में। ये मेरी प्रॉपर्टी है और मैंने सिर्फ आपको यूज करने के लिए दिया हुआ है। मैं जब चाहूं तब इस प्रॉपर्टी पे आ सकता हूं, जा सकता हूं, इसमें मेरा सामान रखा हुआ है। मैंने सिर्फ आपको यूज करने के लिए दिया है कि इतने दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 साल के लिए आप उस प्रॉपर्टी को सिर्फ यूज कर सकते हो। वो एग्रीमेंट टेनांसी एक्ट में नहीं कवर होते हैं। ठीक है। तो एक वे आउट निकाला है लैंडलॉर्ड्स ने कि अपने घर को, अपने शॉप को रेंट पे चढ़ाने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला हुआ है कि मैं राइट टू यूज एग्रीमेंट कर रहा हूं, मैं टेनांसी एक्ट में एग्रीमेंट नहीं कर रहा हूं। अगेन यहां भी डिस्प्यूट हो ही जाती है। वो बेसिकली टेनांट जो हैं वो यहां पर उस केस करते हैं कि ये एक्चुअली रेंट एग्रीमेंट ही था, इसको इन्होंने बेसिकली कलर दिया है राइट टू यूज टाइप का। और जो लैंडलॉर्ड हैं वहां पर बोलते हैं कि सर मैंने तो राइट टू यूज लिख के दिया है एग्रीमेंट, मैंने तो रेंट एग्रीमेंट किया ही नहीं है, और इन्होंने साइन किया हुआ है। तो यहां पर थोड़ी वो, अगर जज कन्विंस हो जाता है कि हाँ भाई इस पे राइट टू यूज ही चलेगा, रेंट एग्रीमेंट नहीं चलेगा, तो टेनांसी एक्ट में कवर नहीं होता है, तो आप समझ लो कि वो लैंडलॉर्ड को थोड़ा रिलीफ है इस केस में। ठीक है। तो अब आप, एक तो रिस्क आपने देख लिया कि रेंट पर आप दे नहीं सकते हो उसको। करेक्ट। दूसरी चीज क्या है रियल एस्टेट के केस में कि प्रॉपर्टी वैकेंट पड़ी हुई है, आपकी लैंड वैकेंट पड़ा हुआ है और किसी ने कब्जा कर लिया, तो भी आपको केस लड़ना ही पड़ेगा। कोई मकान बना के रह लिया, आपको पता भी नहीं चला और उसमें उसने मकान बना लिया, और आप, वो आराम से रह रहा है, आप 5 साल के बाद घूमते फिरते आए जमीन पे कि ओके अब मैं इस प्रॉपर्टी को सेल करूंगा, या फिर अब ओल्ड एज में आके इस प्रॉपर्टी पे मकान बना के रहूंगा, देख रहे हो अरे यहाँ तो कोई नया मकान बना हुआ है और कोई और आदमी रह रहा है यहाँ पे। तो आपको फिर से अगेन उसके अगेंस्ट में केस, FIR, दिस दैट करना पड़ेगा। आपने प्रॉपर्टी ली थी पीस ऑफ माइंड के लिए, पर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, और उल्टा आप उस पे आप पैसे लगाओ, एडवोकेट के चक्कर लगाओ, BP और शुगर बढ़ाओ, अपनी टेंशन बढ़ाओ, और उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी को संभाल के रखो। तो रियल एस्टेट में एक इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण रियल एस्टेट बहुत लोग प्रेफर नहीं करते हैं। आप देख सकते हो कितनी तरह की प्रॉब्लम है, पहले ही मैंने बताया खरीदने में प्रॉब्लम, फिर उसको मेंटेन करने में प्रॉब्लम। करेक्ट, बहुत तरह की है प्रॉब्लम इसको। अब आ जाते हैं कि गोल्ड। गोल्ड में भी कम परेशानी नहीं है। आप जो समझ रहे हो कि गोल्ड भी बड़े आराम की चीज है, तो गोल्ड में भी मैं बता रहा हूं कि गोल्ड में कहाँ है। अब हम आ रहे हैं अपनी अगली टॉपिक, गोल्ड पे। गोल्ड आप कितने तरीके से इन्वेस्ट करते हो? ETF, गोल्ड बिस्किट्स, और तीसरा ज्वेलरी। तो जो ज्वेलरी में आप इन्वेस्ट करते हो और ETF में, इसमें सबसे बेस्ट है ETF। दूसरा है सेकंड बेस्ट ऑप्शन बिस्किट्स, एंड लास्ट इज ज्वेलरी। अब क्या क्या है, अब आप ऐसे समझिए ETF। ETF की क्या है? ETF ये बेसिकली म्यूचुअल फंड की तरह होता है। AMC, AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो हैं वो ETF चलाती हैं।
एएमसी जो है वो ईटीएफ चलाती हैं, इसकी अंडरलाइंग एसिड जो है वो गोल्ड ही होती है, वो अंडरलाइंग एसिड जो है वो प्योर गोल्ड है, 24 कैरेट, 100% प्योर। ठीक है, तो ईटीएफ जो है वो आप अंडरलाइंग एसिड जो है गोल्ड है, और ये खरीदने में भी इजी है, वेरी इजी टू परचेज। आपको मर्जी है तो 5,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करो, या 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करो। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप हर महीने जिसको इन्वेस्ट करना है 5-5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो यूनिट्स अवेलेबल होंगे, ये म्यूचुअल फंड की तरह ही है, यूनिट्स आपके पास अवेलेबल हैं। जब आपको जरूरत पड़ी आपने यूनिट सेल कर दी, और मार्केट के गोल्ड की प्राइस से इसकी प्राइस लिंक्ड रहती है। जो आज की गोल्ड प्राइस है, सपोज आपने 1 जनवरी को आपने ईटीएफ खरीदा 5 लाख रुपए का, उस समय गोल्ड की प्राइस है 50,000 रुपए, और आप अगले साल 31 दिसंबर को जब गोल्ड सेल करना चाहते हैं उसी 5 लाख को, और उस समय प्राइस हो गई है 1 लाख रुपए पर 10 ग्राम की। ओके, तो उस समय ये डबल हो गया प्राइस, तो आपकी वैल्यू भी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, 5 लाख वाला 10 लाख हो जाएगा। तो ईटीएफ बेस्ट तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। अभी मैं बताता हूं कि बाकी तरीका जो गोल्ड में इन्वेस्ट करने का है वो क्यों बढ़िया नहीं है। ओके, तो अब आ जाते हैं कि दूसरा तरीका क्या है। ये तो ईटीएफ हमने डिस्कस किया, अब आ जाते हैं बिस्किट्स। तो देखिए बेसिकली प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम जो भी ज्वेलरी या बिस्किट्स हम खरीदते हैं, ज्वेलरी या बिस्किट्स जो भी हम खरीद रहे हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गोल्ड में, वो है प्योरिटी की। प्योरिटी, यही प्योरिटी जो है, आप खरीद रहे हो 100% प्योर गोल्ड खरीदना चाहते हो, पेमेंट आप 100% की करते हो, लेकिन जो ज्वेलर हैं वो क्या करते हैं कि आपको 90% प्योरिटी का गोल्ड दे रहे हैं, 80% प्योरिटी का गोल्ड दे देते हैं, कुछ कुछ लोग तो 60% प्योरिटी का भी गोल्ड दे देते हैं। आप समझिए बात को। तो आपने तो 100% का पेमेंट किया, लेकिन गोल्ड जो है वो इस प्योरिटी का आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये आप पकड़ नहीं पाते हो कि आपको जो गोल्ड मिल रहा है वो कितनी प्योरिटी का मिल रहा है। आप बोलोगे कि ओके, हमारे पास ऑप्शन है कि हम तनिष्क से खरीद सकते हैं, तनिष्क इज ए बिग ब्रांड। आप कल्याण से खरीद सकते हैं, कल्याण इज ए बिग ब्रांड, कि वो हमारे को जो भी देंगे, वो हमको जो क्लेम कर रहे हैं कि 22 कैरेट गोल्ड दे रहे हैं, तो 22 कैरेट गोल्ड ही होगा, करेक्ट। और 22 कैरेट जो गोल्ड दे रहे हैं ज्वेलरी, अगर वो उनकी गारंटी है कि कल को अगर वो उसमें किसी भी तरह की कॉम्प्लेन आती है इसकी, तो वो आपको पूरे पैसे वापस कर देंगे, करेक्ट। 22 कैरेट के पैसे वापस कर देंगे। ठीक है, मैं यहां भी मान गया, पैसे वापस करेंगे। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि तनिष्क की ज्वेलरी जब आप परचेज करने जाते हो, या कल्याण की ज्वेलरी जो आप परचेज करने जाते हो, तो गोल्ड की रेट सपोज करो अगर अभी चल रही है 1 लाख रुपए पर 10 ग्राम की रेट चल रही है, तो वो क्या, आप सपोज करो 10 ग्राम का कोई ज्वेलरी खरीदते हो,
तो आपको कितना पे करना पड़ता है आपको पता है? आपको पे करना पड़ता है 1 लाख प्लस उसमें जो गोल्ड कंटेंट है 1 लाख 10 ग्राम, और उसके ऊपर जो ज्वेलरी का डिजाइन तैयार किया गया है उसके लिए वो 25,000 तक चार्ज कर लेते हैं, 25% मेकिंग चार्ज। समझे? 3% जीएसटी। तो इसकी रेट जो हो जाती है ना 1,28,000। गोल्ड कितने का है? 1 लाख का। और इसके ऊपर आपने 28,000 जो पे किया वो एक्चुअली आपका एक्सपेंस है, वो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। तो आप तो स्टार्टिंग किए जिस दिन, उसी दिन आपकी वो क्या हो गई कि 28% से आप डाउन आ गए। आप समझिए बात को। आप 28% से आपका इन्वेस्टमेंट डाउन हो चुका है। आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख और 1,28,000, लेकिन आपको गोल्ड मिला है 1 लाख का। तो जब आप सेल करोगे तो क्या ये मेकिंग चार्ज आपको मिलने वाला है 28,000? नहीं। आपको जीएसटी जो है वो मिलने वाली है? नहीं, 3,000 रुपीज नहीं मिलेगी। आपको मिलेगा कितना? मैक्सिमम 1 लाख। और वही 1 लाख गोल्ड की प्राइस अगर इंक्रीज करके हो गई है 1,20,000, तो आपको 1,20,000 मिल जाएगा मैक्सिमम। दैट्स ऑल। ये 28,000 जो आपने इन्वेस्ट किया है वो आपका वेस्ट चला गया। तो आप बताओ गोल्ड में इन्वेस्ट करना कैसा है? इट्स नॉट नॉट ए वाइज डिसीजन। अभी मैंने बात की है जब आप तनिष्क और कल्याण जैसे